हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, पूरे साल में या फिर मैं कहूँ फाइनेंशियल ईयर में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो रिलीज़ कर दिया गया है, जो कि है यूनियन बजट। पर आप लोग ये भी जानते होंगे कि इस साल दो बजट्स आएंगे, एक अभी आ चुका है और एक आएगा लोकसभा इलेक्शन के बाद। तो क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, क्या गवर्नमेंट की रिसीप्ट्स हैं, क्या गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, क्या गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट है, सब कुछ यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो मल्टीपल एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है, बजट रिलीज होने से एक दिन पहले असल में रिलीज किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। पर इस साल क्योंकि फुल बजट नहीं आया, क्योंकि अभी से लेके इलेक्शन तक एक बजट काम करेगा और क्योंकि इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, तो वहां से लेके अगले साल 31 मार्च तक दूसरा बजट, मतलब फुल बजट और उससे पहले इंटरिम बजट। तो इस साल असल में इकोनॉमिक सर्वे भी नहीं आया। क्या आया? असल में रिलीज किया गया है द इंडियन इकोनॉमी रिव्यू, मतलब ये इकोनॉमिक सर्वे का ही एक शॉर्ट पार्ट है। एक इकोनॉमिक सर्वे आएगा इलेक्शन के बाद, जब फुल बजट आएगा तब इकोनॉमिक सर्वे रिलीज किया जाएगा। ये क्या, एक टाइप ऑफ इकोनॉमिक सर्वे या फिर शॉर्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे जो एक दिन पहले बजट से रिलीज किया जाता है ना, असल में उसमें बात किया जाता है कि पिछला फाइनेंशियल ईयर, जो कि अभी अगर हम देखें पिछला फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है अभी 2023-2024, तो वो फाइनेंशियल ईयर कैसा रहा। बजट हमेशा बात करता है फ्यूचर की, मतलब फाइनेंशियल ईयर 24-25। अगर आप लोग इस चीज को अच्छे से नहीं समझते हैं, तो जैसे कैलेंडर ईयर शुरू होता है जनवरी में और खत्म होता है दिसंबर में, फाइनेंशियल ईयर थोड़ा लेट शुरू होता है, ये शुरू होता है अप्रैल में। अब ये दिसंबर पे तो खत्म हो नहीं सकता क्योंकि 3 महीने लेट शुरू है, तो ये अगले कैलेंडर ईयर के भी 3 महीने ले लेता है, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2025 को शुरू होगा। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर इसको बोला जाएगा FY 24-25। ठीक है, आई होप आप इस बात को समझ पाए। तो ये बजट इस तरह से लिखा जाता है। इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो बात करता है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के बारे में। ठीक है, तो ये असल में इकोनॉमिक सर्वे का एक पार्ट है, जल्दी से समझ लेते हैं। अब इसमें भी बहुत सारी डिटेल्स है, इंडियन इकोनॉमी की हिस्ट्री के बारे में बात की जाती है, अभी कैसा चल रहा है, पिछला फाइनेंशियल ईयर मतलब जो भी चल रहा है 31 मार्च तक वो कैसा रहा। ठीक है, इसको रेडी किया जाता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा, जो कि इस टाइम पे कौन है? इस टाइम पे है वी अनंतन नागेश्वरन। ठीक है, तो अभी के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वो रेडी करवाते हैं इकोनॉमिक सर्वे, जिसको अभी के लिए बोला जा रहा है इंडियन इकोनॉमी रिव्यू। जब इलेक्शन के बाद, लोकसभा इलेक्शन के बाद प्रॉपर बजट आएगा, उससे पहले एक प्रॉपर इकोनॉमिक सर्वे आप देखोगे, वो भी इन्हीं के द्वारा रेडी करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इस साल एक पूरा इकोनॉमिक सर्वे रिलीज नहीं किया जा रहा, वही चीज लिखी हुई है, क्योंकि इस साल हर 5 साल में एक बार ऐसा टाइम आता है कि लोकसभा के इलेक्शन है, तो जो अभी बजट पार्लियामेंट के सामने रखा गया 1 अप्रैल को, वो कब काम करेगा? वो 1 अप्रैल से काम करना शुरू करेगा टिल इलेक्शंस। ठीक है, टिल इलेक्शंस। उसके बाद इलेक्शन के बाद एक और बजट आएगा, वो आफ्टर इलेक्शन से लेके चलेगा अगले साल के 31 मार्च तक। ठीक है, इस तरह से चलेगा। तो अभी तो इंटरिम बजट आया और इकोनॉमिक सर्वे की जगह रिलीज किया गया है द इंडियन इकोनॉमी रिव्यू। ठीक है, आई होप इस चीज को आप समझ पाए। ठीक है, अब इसमें कुछ हाइलाइट्स के बारे में बात की गई है, जैसे कैसी जीडीपी रही, हमने इकोनॉमिकली दुनिया में क्या अचीवमेंट्स हमको मिली, हमारी स्कीम्स कैसी चल रही हैं। ठीक है, लोगों के साथ इकोनॉमी का जो रिलेशन है वो कितना बेटर हो रहा है, इन सब चीज़ों पे बात की। हम देखते थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं। कुछ हाइलाइट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं कि जीडीपी ग्रोथ के बारे में बात की गई है। ओवरऑल जो इंडिया की जीडीपी है, जैसे आपको पता है हमको $3.7 ट्रिलियन की जीडीपी देखने को मिलती है, उसके बारे में बात की गई है। 2047 तक इंडिया को एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना है। ठीक है, ये जो अमृतकाल का टाइम चलेगा उसके बारे में बात की गई है। होता क्या है ना कि जो इकोनॉमिक सर्वे ना, इंपॉर्टेंट तो देखो इकोनॉमिक सर्वे भी आपको पूरा पिछला फाइनेंशियल उसमें समझ में आता है, पर हाँ बजट के मुकाबले इकोनॉमिक सर्वे में, क्योंकि वो पास्ट की ज्यादा बात करता है, बजट फ्यूचर की ज्यादा बात करता है, तो इकोनॉमिक सर्वे भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब इसके कुछ हाइलाइट्स है, जैसे वही जीडीपी के बारे में बात की गई है, हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में डिस्कशन की गई है पिछले 10 सालों में। अब आप देखोगे हर जगह लिखा जाता है पिछले 10 साल में, क्योंकि जो गवर्नमेंट चेंज हुई थी ना दिल्ली में लोकसभा के इलेक्शंस के बाद, वो 2014 में हुई थी। अभी जो बीजेपी या एनडीए की सरकार है वो 2014 में आई थी, तो वो 10 साल इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि 10 साल पहले हमारी सरकार आई, तब से हमने क्या क्या अचीवमेंट करी, क्या क्या चीज़ों पे काम किया। और इन हाइलाइट्स में बात की गई है कि कोविड के टाइम पे हमने किस तरह से चीज़ें मैनेज करी, 2014 के बाद कौन कौन से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हम लोग लेकर आए, जीएसटी के ऊपर हमने क्या क्या काम किया, कौन कौन सी ऐसी स्कीम है जिससे बिजनेस और इकोनॉमी को और पुश मिला, अमृतकाल के बारे में बात की गई। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में असल में मतलब डिस्कस किया गया इस इकोनॉमिक सर्वे, या फिर जिसको बुलाया जा रहा है
द इंडियन इकोनॉमी रिव्यू, ठीक है। आई होप आप इस चीज को समझ गए, ठीक है। अब चलते अपने फाइनल मेजर डॉक्यूमेंट पे, बजट 2024-2025। आपको मैं फिर से बता देता हूं, ये बजट काम करेगा 1 अप्रैल से टिल इलेक्शंस, और इलेक्शन के बाद एक फुल बजट गवर्नमेंट लेकर आएगी। और निर्मला सीतारमन बहुत कॉन्फिडेंट है कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे और मैं ही असल में अगला बजट भी प्रेजेंट करूंगी। पर अगर इन केस बीजेपी इलेक्शन नहीं जीत पाती तो जो अगली सरकार है वो उस बजट को बनाएगी, ठीक है। इसलिए इलेक्शन ईयर में एक फुल बजट नहीं बनाया जाता कि अगली अगर सरकार चेंज होगी तो वो पिछली सरकार का बजट थोड़ा एक्सेप्ट करेगी, वो बोलेंगे हमको अपने हिसाब से बनाना, ठीक है। ठीक है, तो देखो बजट एक बहुत बेसिक चीज है। सरकार ने पूरे साल में जितने भी खर्चे करने हैं सरकार उसको एक जगह लिख देती है और पार्लियामेंट के सामने उसको पेश कर देती है, ठीक है। असल में ना सरकार पार्लियामेंट से परमिशन मांग रही होती है कि क्या हम ये सब खर्चे कर सकते हैं, तो आप बोलोगे सरकार पार्लियामेंट से परमिशन क्यों मांगती है। जहां पर सारा पैसा इकट्ठा होता है ना, इंडिया का सारे टैक्सेस वगैरह सब कुछ जा रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वहां से ना इंडिया की सरकार खुद पैसा नहीं निकाल सकती, उनको परमिशन चाहिए पार्लियामेंट से। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट बजट के तौर पे पार्लियामेंट को एक बार दिखा देती कि पूरे साल में ये सब हमारे खर्चे होंगे, प्लीज आप इसको अप्रूव कर दो। आई होप आप इस बात को समझ पाए, ठीक है। आर्टिकल 266 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री अप्रूवल बहुत इंपॉर्टेंट है अगर सरकार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना चाहे। एक कंटिजेंसी फंड भी होता है, वो इमरजेंसी फंड है, उसमें अमाउंट काफी कम होती है, वो इमरजेंसी के लिए अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि बहुत सिचुएशन की जरूरत आ गई है तो वो पैसा निकाला जाता है, नहीं तो बाकी सारे खर्चे यहीं से किए जाते हैं, ठीक है। हम बोल देते हैं बजट, पर कॉन्स्टिट्यूशन में इनको लिखा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर्टिकल 112 से 117 के बीच में बात की जाती है कि इंडिया में फाइनेंशियली क्या चीजें चलेंगी, बजट कैसे बनेगा, सब कुछ आप यहां पर पढ़ने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया एक तो फुल बजट है, जैसे पिछले साल जो बजट था पूरा बजट था 12 महीनों का, अगले साल जो बजट आएगा वो भी पूरा बजट होगा, पर इस बार आपको पहले एक इंटरिम बजट देखने को मिलेगा जो अभी से मतलब अप्रैल से इलेक्शन तक, और फिर एक फुल बजट आएगा इलेक्शन से लेकर अगले साल 31 मार्च तक, ठीक है। आई होप आप इस बात को समझ पाए। अब यहां से डिटेल्स आनी शुरू हो जाती हैं, बहुत एकदम नंबर्स में बात होनी शुरू हो जाएगी। अब देखो ठीक है, बहुत डिटेल्स के बारे में डिस्कशन की गई, पर बजट में ना बेसिकली 3 बड़ी बातें होती हैं। एक होता है रिसिट्स, रिसिट्स मतलब सरकार की अर्निंग्स, सरकार कितना कमा रही है, अर्निंग्स। एक होता है एक्सपेंडिचर, सरकार का खर्चा, सरकार कितना स्पेंड कर रही है। देखो अगर अर्निंग्स और स्पेंडिंग इक्वल हो जाए कि सरकार ने 100 रुपए कमाए और 100 ही रुपए खर्च दिए तो बहुत ईजी हो जाएगा। पर असल में ना सरकार खर्चा ज्यादा करती है, कमाती कम है। मतलब अगर सरकार ने कमाए 100 रुपए तो सरकार ने खर्चा कर दिया 120 रुपए, तो ये जो 20 रुपए ज्यादा खर्चे ये कहां से लाएंगे, ये लाएंगे लोन से, ठीक है। तो सरकार को बोरो करना होगा, तो बजट का तीसरा पार्ट क्या है, सरकार की बोरोइंग, जिसको आप देखोगे लिखा जाता है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट कि सरकार को कितने पैसे की कमी पड़ी, ठीक है, कितना पैसा सरकार को बोरो करना पड़ा, लोन लेना पड़ा, ठीक है। तो बेसिकली 3 चीजें हैं बजट में, सरकार की कमाई, सरकार के खर्चे और सरकार ने जो उधारी ली, ठीक है। ठीक, अगर आप बोलो कि नहीं सरकार को उधार नहीं लेना चाहिए, देखो अगर सरकार उधार नहीं लेगी ना तो कंट्री ग्रो बहुत जल्दी नहीं कर पाएगी। हमको चाहिए अच्छी ग्रोथ, तो थोड़ा सा रिस्क उसके लिए उठाना पड़ता है। इंडिया की फैमिलीज भी उठाती हैं, घरों में भी लोन दिया जाता है, तो गवर्नमेंट भी लोन लेती है, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे कि सरकार कहां से और कैसे लोन लेती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब ये और बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, हर साल आप देखोगे बजट में ये डॉक्यूमेंट पे बहुत ध्यान दिया जाता है। रूपी कम्स फ्रॉम, रूपी गोज टू। सरकार जब 1 रुपया कमाती है तो उसका कितना % कहां से आता है, सरकार जब 1 रुपया खर्चती है तो उसका कितना % कहां से आता है। जैसे सरकार की जो कमाई है उस कमाई का अगर आप देखो 17% आता है, सरकार हर जो 1 रुपया कमाती है उसके 17 पैसे आते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स से। इसको ना और बेटर तरीके से हम यहां देख सकते हैं। तो सरकार जितना भी पैसा कमाती है उसमें से 17 रुपए सरकार कमाती कॉर्पोरेशन टैक्स से। 5 मतलब अगर मान लो 100 रुपए कमाए सरकार ने, 100 रुपए लेकर चलते तो 100 रुपए में से सरकार को 17 रुपए कॉर्पोरेशन टैक्स है, 5 रुपए यूनियन एक्साइज ड्यूटी से, 19 रुपए इनकम टैक्स से। सोचो 28 रुपए सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा आता है सरकार की बोरोइंग या लोन से, ठीक है। 7 रुपए नॉन टैक्स रिसीट से, 4 रुपए कस्टम से, 1 रुपया नॉन डेट कैपिटल रिसीट से और 18 रुपया जीएसटी कलेक्शन से, ठीक है। सरकार का रूपी खर्च कहां होता है, अगर आप लोग चाहो ना तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके भी आप लोगों को दिखा सकता हूं ताकि चीजें आपको और बेटर तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अगर आप देखो ये है सरकार की, अगर हम पिछली इमेज देखें मे बी वो ज्यादा क्लियर हो, तो हाँ आप देख सकते हो ये है सरकार की अर्निंग्स। तो 28% फ्रॉम बोरिंग, 17% कॉर्पोरेशन टैक्स, 19% इनकम टैक्स, 4% है कस्टम, 5% है यूनियन एक्साइज ड्यूटी, 18% है जीएसटी,
7% है नॉन टैक्स रिसीट्स, 1% है नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, ठीक है, हो गया, ठीक है। और सरकार के खर्चे, सरकार के, और इसमें अगर आपको मैं थोड़ा सा चीजें समझाऊं, कॉर्पोरेशन टैक्स जो कंपनी से लिया जाता है, इनकम टैक्स जो लोगों की इनकम से सरकार कट करती है, कस्टम ड्यूटी आपको पता है, एक्साइज जो होती है मैन्युफैक्चरिंग पे जो लगती है, जीएसटी आप लोग जानते हो, नॉन टैक्स रिसीट्स जब सरकार टैक्सेस के अलावा कुछ कमाती है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट जो सरकार अपनी कंपनीज वगैरह से अर्न करती है, और बोरिंग्स तो आपको पता है सरकार जब लोन लेती है, ठीक है। अगर हम देखें सरकार जो हर 1 रुपया खर्च कर रही है उसका कितना कहां परसेंट जा रहा है, देखो अगर सरकार कमा सबसे ज्यादा रही है फ्रॉम बोरोइंग्स, तो सरकार का खर्चा भी सबसे ज्यादा हो रहा है इंटरेस्ट पेमेंट, जो किस्तें वगैरह देनी है लोन्स की, ठीक है। उसके अलावा 16% सरकार का चला जाता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में, 8% जाता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ना, उसकी इंप्लीमेंटेशन और स्पॉन्सरिंग, उसके फाइनेंसिंग सब सेंटर करती है। जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसकी इंप्लीमेंटेशन स्टेट करती है, स्पॉन्सर मतलब पैसे का बड़ा हिस्सा सेंटर दे देती है, ठीक है। कुछ अदर एक्सपेंडिचर के लिए 9% रखा जाता है, पेंशन्स में 4% चला जाता है, स्टेट्स को जो टैक्सेस के शेयर देने होते हैं उसमें 20% चला जाता है, फिर फाइनेंस कमीशन और बाकी के जो ट्रांसफर्स करने होते हैं उसमें 8% चला जाता है, सब्सिडीज में 6% चला जाता है, डिफेंस को 8% जाता है। आई होप आप इस चीज को समझ पाए। वापस से हम अपनी स्लाइड पे चल पड़ते हैं, ठीक है, कि सरकार जितना भी कमा रही है और जितना भी खर्च करी उसका बेसिकली कहां पर कितना हिस्सा जा रहा है। आई होप इस चीज को आप यहां पर समझ पाए, ठीक है। तो रुपी कम्स फ्रॉम रुपी गोज टू, ठीक है। अब जैसे विकसित भारत बाय 2047, तो सरकार ने एक बहुत क्लियर सा एजेंडा रखा है 2047 तक इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनना है। अभी हम डेवलपिंग है, तो ये अमृतकाल का टाइम है, हमको अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रो करवाना है, उसमें सबका साथ सबका विकास, उस सबका साथ सबका विकास के साथ साथ सबका विश्वास, इंडिया को डेवलप्ड बाय 2047, जब 100 साल इंडिपेंडेंस के पूरे होंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अकेलो थीम है बजट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है बजट का, विकसित भारत बाय 2047। अब आपने सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर बार बार इसको मेंशन करते हैं, 4 जातियां, वो कहते हैं कि जो वैसे इंडिया में हम कास्ट और जातियों की बात करते हैं ना, उससे हटकर मैं 4 जातियों पे फोकस करना चाहता हूं। इसमें है जो गरीब है उनको एम्पावर करना, किसानों का वेलफेयर करना, यूथ को एम्पावर करना, और नारी शक्ति। जैसे आपने इस बार के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में देखा होगा कि नारी शक्ति पे कितना ध्यान दिया गया, ठीक है। तो गरीब कल्याण में जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी से 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को बाहर निकालना, पीएम स्वानिधि जो स्ट्रीट वेंडर्स को हेल्प करता है। उसके अलावा पीएम किसान के अंदर डायरेक्ट अमाउंट ट्रांसफर करना किसानों के बैंक अकाउंट में, फसल बीमा योजना, उसके अलावा ई मंडीज को लेकर आना, ई नाम मंडीज को लेकर आना, ठीक है। यूथ एम्पावरमेंट में आईआईटीज, एम्स और यूनिवर्सिटीज को बढ़ाया सरकार ने, ये बात करी। स्किल मिशन पे और ज्यादा ध्यान दिया गया। नारी शक्ति में 30 करोड़ से ज्यादा मुद्रा योजना के लोन दिए गए, वुमेन एम्पावरमेंट को ध्यान देते हुए। स्टेम कोर्सेज जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इन कोर्सेज में वुमेन एनरोलमेंट बहुत ज्यादा बढ़ाया गया। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वुमेन पार्टिसिपेशन के, उनको स्ट्रॉन्ग किया गया। तो ये 4 जातियों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। ये प्राइम मिनिस्टर और आगे जाके फाइनेंस मिनिस्टर दोनों ने इनको बहुत क्लियरली बताया, ठीक है। अब ये क्या है, ये है अमृतकाल, अभी से लेकर 2047 तक। बीजेपी तो मान के चल रही कि वो ही रूल करेंगे, तब तक उन्हीं की सरकार होगी। तो 5 बड़े एजेंडा पे काम करना है कि अमृतकाल हम कैसे पूरा करेंगे, कैसे 2047 तक इंडिया को डेवलप बनाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट 1, इंक्लूसिव डेवलपमेंट 2 और एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। जैसे अगर आप देखो नेट जीरो बाय 27, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस की बात की जा रही है। रूफटॉप सोलरेशन 22 को जब प्राइम मिनिस्टर प्राण प्रतिष्ठा का इवेंट खत्म करके आए, उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया था 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाया जाएगा, ठीक है। ई बसेस, इलेक्ट्रिक ई बसेस को और स्ट्रॉन्ग करना, एलपीजी कनेक्टिविटी को और स्ट्रॉन्ग करना, मेजर रेलवे कॉरिडोर्स बनाना, उड़ान स्कीम के अंदर और एयरपोर्ट्स और एयर रूट्स बनाना, एफडीआई इनफ्लो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में स्ट्रॉन्ग करना, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो खर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया जाता है उसको स्ट्रॉन्ग करना। उसके अलावा यहां पर बात की गई एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहां अब तक ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी, उन पे और ध्यान देना। हेल्थ पे, इंडिया का हेल्थ सेक्टर हमेशा से एक वीक सेक्टर माना जाता है, खासकर कोविड के टाइम पे हमने बहुत कमियां देखी, उसको स्ट्रॉन्ग करना। हाउसिंग फॉर ऑल, सबको उनके घर प्रोवाइड करना। टूरिज्म, एक तो टूरिज्म, एक रिलीजियस टूरिज्म, दोनों पे ध्यान देना। एग्रीकल्चर में सरकार ऐसी चीजें लाना चाहती है कि किसान अर्न भी ज्यादा करे और हम मॉडर्नाइज भी कर पाए अपने आप को, ठीक है। तो अमृतकाल के 5 बड़े जो पिलर्स हैं उसको सरकार ने बजट में बहुत अच्छे से यहां पर समझाने की कोशिश करी, ठीक है। ब्लू रेवोल्यूशन अगर आप देखो, जो फिशरी सेक्टर उसको और स्ट्रॉन्ग करना, इंडिया का फिशरी सेक्टर स्ट्रॉन्ग है पर अभी हम और बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर क्या है, सरकार ना कुछ स्टैट्स के थ्रू दिखाना चाहती है कि हमने कैसे चीजें बेटर करी। जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट की आपने
दुनिया से मंगवा बहुत ज्यादा लिया, बेचा कम, ये तो गलत बात है, आपने इसको ठीक किया, ये सरकार ने बताया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट सरकार ने बेटर किया, डिजिटल ट्रांजैक्शन इंडिया में बढ़ी, वो तो आप देख ही सकते हो। जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है, इन्फ्लेशन हमने कंट्रोल किया, ये सरकार ने इन चार्ट्स के थ्रू दिखाने की कोशिश करी। पिछले 10 सालों में सरकार जितने भी टैक्सेशन रिफॉर्म लेकर आई है, जैसे जीएसटी हो गया, न्यू टैक्स स्लैब्स हो गए, उसके बारे में टैक्स स्लैब मतलब कितनी इनकम तक सरकार कितने % आपसे टैक्स लेगी, तो सरकार कह रही है उससे चीजें बेटर हुई हैं, और ज्यादा लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं, लोगों को उनके रिफंड जल्दी दिए जा रहे हैं, जीएसटी कलेक्शन बढ़ रही है, सरकार ने इन टॉपिक्स पे यहां पर बात करने की कोशिश करी। अब सरकार का जो टोटल बजट में सरकार के पास कितना पैसा है, देखो सरकार के पास जो पैसा है ना वो था 47.66 लाख करोड़ रुपीस, इतना पैसा सरकार के पास आया, ठीक है, 47.66 लाख करोड़ रुपीस। उसका सबसे बड़ा हिस्सा गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 6.2, फिर है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे 2.78, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज 2.55, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन 2.13, मिनिस्ट्री ऑफ होम 2.03, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट 1.77, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर 1.68, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन 1.37, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर 1.27, ठीक है। तो किस मिनिस्ट्री को, बड़ी मिनिस्ट्रीज का ही नाम है, आपको बहुत सारी मिनिस्ट्रीज देखने को भी नहीं मिलेंगी, उनकी बजटिंग थोड़ी कम होगी, ठीक है। बड़ी स्कीम्स में कितना पैसा गया, एमजी नरेगा, आयुष्मान भारत, बहुत बड़ी स्कीम्स है इंडिया की, पीएलआई जिसके थ्रू प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, हम इंडिया में ऐसी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाते हैं जो अब तक मैन्युफैक्चर नहीं होती थी, ठीक है। उसके बाद सरकार ने यहाँ पर सोलर पावर में, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में कितना पैसा डाला, उसके बारे में सरकार ने बताया। देखो अगर ना आप ऐसा सोचो कि सारे नंबर्स याद कर रहे हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते, बिल्कुल ही इतने स्टैट्स है, इतने नंबर्स है, पर हाँ आप थीम समझो, आप ये देखो कि कहाँ कितना पैसा बढ़ाया जा रहा है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। देखो सरकार जो कमाती है वो रिसिप्ट्स है, सरकार जो खर्चती है वो एक्सपेंडिचर है। तो सरकार को दो तरह के रिसिप्ट्स मिलती है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स। सरकार के दो तरह के खर्चे होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू रिसीट्स क्या होता है, जो सरकार टैक्सेस से, मतलब वेरियस तरह के टैक्सेस से पैसा कमाती है, वो रेवेन्यू रिसीट्स होती है। कैपिटल रिसीट्स क्या होती है, जो सरकार टैक्सेस के बिना अपनी वेरियस फर्म से या लोन से जो कमाती है वो कैपिटल रिसीट्स हुई। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है कि जो सरकार सैलरीज और पेंशन्स देती है अपने एम्प्लॉयज वगैरह को, वो खर्चा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, जो सरकार न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है उस पर खर्चा जो होता है वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप आपको समझ लगा। रेवेन्यू रिसीट्स जो टैक्सेस वगैरह से आते हैं, कैपिटल रिसीट्स जो टैक्सेस के बिना या लोन्स वगैरह सरकार लेती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो सैलरीज पेंशन होगी, और कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादातर खर्चती है, ठीक है। आई होप आप इस चीज को समझ पाए। अब यहां पर असल में क्या बात की गई है, यहां पर बात की गई है डेफिसिट स्टैट्स की। मतलब देखो डेफिसिट क्या होता है, डेफिसिट मतलब कमी पड़ना। सरकार क्या करती है, स्पेंड ज्यादा करेगी, अर्न कम करेगी, ठीक है। स्पेंडिंग ज्यादा है, अर्निंग थोड़ी कम है, तो बीच में डिफरेंस आ गया। तो जब स्पेंडिंग में से अर्निंग माइनस करो कि सरकार ने कितना ज्यादा खर्चा, वो होता है फिस्कल डेफिसिट। अब उसकी कुछ टाइप्स होती है, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। अब उसमें भी सरकार बताती है कि हमने कितना सोचा था, कितना पिछले साल में हो गया, इस बार हम कितना सोच रहे हैं, अगले साल में अब कितना होगा वो तो आगे जाके पता चलेगा, ठीक है। तो देखो सरकार ना जब बजट रिलीज करती है तो एक एक स्टैट को, एक एक डाटा को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। आपको यहां से इतना, इस ग्राफ से इतना समझ में लगना चाहिए कि सरकार को अच्छी खासी अमाउंट लोन भी लेनी पड़ती है। अब मैं बोलूं कि एक कंट्री की सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का लोन ले लिया, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, ऐसे तो समझ ही नहीं लग रहा। यूएस के लिए 1000 करोड़ कुछ भी नहीं है, अफगानिस्तान के लिए 1000 करोड़ बहुत बड़ी चीज है। इसलिए जो सरकार के ऊपर कर्जा होता है ना, जो सरकार ने जितना लोन लिया था, उसको हम कैलकुलेट करते हैं डेट टू जीडीपी रेशो। मतलब अगर आपकी जीडीपी है 300 लाख करोड़ की, ठीक है, 300 लाख करोड़ की आपकी अगर जीडीपी है, और आपके ऊपर जो कर्जा है वो है 30 लाख करोड़, 30 लाख करोड़, ठीक है, तो डेट टू जीडीपी रेशो कितना निकल के आएगा, 10%। तो 30 लाख करोड़ इंडिया के लिए ठीक है, 10% वैसे तो ज्यादा होता है पर संभाल लेंगे, पर पाकिस्तान के लिए 30 लाख करोड़ तो उनकी इकॉनमी भी नहीं, वो तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। आई होप आप इस बात को समझ पाए, ठीक है। एक सेकंड, इस बार को मैं हटा देता हूं। तो आपको ये जानना बहुत ज्यादा यहां पर जरूरी हो जाता है कि अमाउंट नहीं हम देखते कि सरकार के ऊपर कितना कर्जा है, ऐसे कुछ नहीं समझ में लगेगा। ये देखते हैं कि टोटल जो जीडीपी है, कंट्री की जो टोटल जीडीपी है, उसके मुकाबले कितने % आपने लोन लेकर रखा हुआ है। डेट टू जीडीपी रेशो इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते यहां पर आप क्या देख सकते हो, ये डेफिसिट ट्रेंड्स है कि सरकार, ये देखो डेट टू जीडीपी रेशो आ गया ना 4.5%, 3.9%। अगर आप देखो एकदम से यहां डेट टू जीडीपी रेशो बहुत बड़ा हुआ है कि सरकार के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा था, ये था कोविड और उसके बाद वाला टाइम।
फिर उसके बाद देखो अब सरकार फिर से अपना डेट टू जीडीपी रेशो कंट्रोल ही करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर सोर्सेज के बारे में बात की कि सरकार कर्जा लेती कहाँ से। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि इंडिया की गवर्नमेंट इंडिया के बाहर से कर्जा लेती। देखो सेंस नहीं बनाता। मान लो आपने आज से 5 साल पहले $1 कर्जा लिया था बाहर से, इंडिया में आके $1 कितना बना होगा 5 साल पहले, मे बी 77 रुपीज। आज वो $1 वापस करना है तो आज आपको 77 वापस नहीं करना पड़ेगा, आज $1 वापस करने के लिए आपको 83 रुपये खर्चने पड़ेंगे, और अभी इस पे जो ब्याज लगेगा वो अलग। तो बाहर से जब हम लोन लेते हैं ना, करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से लॉस बहुत होता है। तो इंडिया की सरकार बेसिकली पब्लिक से या इंडिया की ही इकोनॉमी से लोन लेती है, और आरबीआई के थ्रू सरकार बता देती है कि इतना लोन चाहिए, और आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड जारी कराता है। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो इंडिया की गवर्नमेंट बेसिकली कोशिश करती है डोमेस्टिक लोन्स पे ज्यादा फोकस किया जाए, ना कि फॉरेन लोन्स पे। यहां पर क्या है, यहां पर है वेरियस तरह के टैक्सेस के अलावा सरकार के पास क्या सब ऑप्शन होते हैं, वो सब मिलकर सरकार को टोटल कितना पैसा देते खर्च करने के लिए, 47.66 करोड़ रुपीस, सॉरी 47.66 लाख करोड़ रुपीस, ये सरकार का इस बार का टोटल बजट रहा। इसको सरकार ने वेरियस मिनिस्ट्रीज और वेरियस स्कीम्स में खर्च दिया। आई होप आप इस बात को समझ पाए, ठीक है। इसके साथ स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी इस बजट को लेकर, जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी, मैंने आपके साथ यहाँ पर कवर करी। आई होप बजट को लेकर जितनी भी आपको चीज़ें समझ में नहीं लग रही थी, या फिर आप बजट के थीम या बजट के स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाए थे, आई होप वो यहाँ पर क्लियर हो चुका। ऐसी अपनी और वीडियोस में हम जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।